हेलो, नमस्कार दोस्तों। डी ट्रिपल एस पी के अंदर एक और नई भर्ती जो लगभग आपकी 10,000 प्लस होने वाली है। वो भर्ती आपकी कौन सी रहेगी? इस भर्ती के बारे में कंप्लीट विस्तार से जानेंगे, पूरा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। और साथ ही साथ हम इस वीडियो के अंदर ये भी जानेंगे कि किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी भर्ती आने वाली हैं और इस भर्ती के लिए क्या आप एलिजिबल रहेंगे, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसका एग्जाम सिलेबस क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सारी चीजों को लेकर के हम एक इस वीडियो के अंदर कंप्लीट तरीके से बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स है उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, एक और चीज मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप चाहें तो इसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पर हम हर एक लेटेस्ट अपडेट जो भी एजुकेशन से जुड़ी हुई होती है वो सबसे पहले आपको देते रहते हैं। आपको इतना लॉन्ग में वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। अगर आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको सारी शॉर्ट्स नोटिस के अंदर वो सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो मैं जानकारी देने वाला हूँ वो ऑथेंटिक होने वाली है। हर एक चीज मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। आप ना इस वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिएगा, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर के पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं और इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात कर लेते हैं इस वैकेंसी को लेकर के। ये वैकेंसी है कौन सी आपकी? ये वैकेंसी होने वाली है आपकी, ये दिल्ली फायर सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी होने वाली है। और ये वैकेंसी लगभग 10,000 से भी ज्यादा पदों पर होने वाली है, लगभग 10,743 नए पदों पर। अच्छा, इसको जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली फायर सर्विस डिपार्टमेंट में ये लगभग 10,743 नए पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मतलब इसकी रिक्रूटमेंट को लेकर के जो प्रपोजल गया था उसको मंजूरी दे दी गई है एमएचए के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। अब इसे अंतिम स्वीकृति के लिए क्या होगा, दिल्ली सरकार के पास भेजा गया और जिसके बाद इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये इस पूरी भर्ती का, यानी कि दिल्ली फायर सर्विस डिपार्टमेंट जो है इसको लेकर के पूरी डिटेल दी गई है। यहाँ पर कितने पदों पर है ये भर्ती? लगभग 10,743 नए पद आने वाले हैं। मंजूरी दे दी है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपके ने, यानी कि जिसे एमएचए भी कहा जाता है। और इससे क्या होगा, जो अंतिम इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के लिए दिल्ली सरकार के पास भेज दिया गया है, जैसे ही दिल्ली सरकार से मंजूरी मिल जाती है तो इसकी जो रिक्विजिशन है वो डीएसएसबी डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी। ठीक है, जिसके बाद आपका जो एडवर्टीजमेंट रहेगा उससे जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा जल्द ही। ठीक है, अच्छा ये नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कुछ चीजों को जान लेते हैं। जैसे इसमें इस डिपार्टमेंट के अंदर जो पहले वैकेंसी आई थी वो 2019 के अंदर आई थी, और अब 2019 के बाद अभी 2026 के अंदर इसकी वैकेंसीज आने वाली हैं। वजह क्या है? इस साल अगर आप देखेंगे तो जनवरी से लेकर के जून के बीच में दिल्ली में आग लगने की लगभग 12,214 घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिनमें से लगभग 69 लोगों की मौत हो चुकी है, ये डेटा कहता है। ठीक है, उसके बाद कौन से डिपार्टमेंट के अंदर क्या स्थिति है, अगर आप देखें तो कुल फायर स्टेशन कितने हैं आपके? 71 स्टेशन है। और कुल कैंडिडेट्स कितने हैं? कैंडिडेट्स नहीं बोल सकते, कुल दमकल कर्मी या फायर सर्विस कितने हैं? 2480 हैं। और क्यूआरटी तैनात कितने हैं? वो है आपके 50। और ऑन रोड फायर टेंडर 250 लोग हैं। ठीक है, तो ये पूरा डिपार्टमेंट आपका जो दमकल डिपार्टमेंट है या जो दिल्ली सर्विस डिपार्टमेंट है फायर सर्विस, उसको लेकर के पूरे डिपार्टमेंट के अंदर क्या स्थिति है वर्तमान में बनी हुई, कितने लोग काम कर रहे हैं, उस चीज को लेकर के है। ठीक है, अब जो भर्ती होने वाली है 2026 के अंदर, वजह यही है कि क्योंकि दिल्ली के अंदर जो फायर से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, और उनमें जो है मरने वाले लोगों की भी संख्या में जो है बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है, जिसकी वजह से आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। पद का नाम यहाँ पर देखेंगे, वो सारी नियुक्ति या वो सारी वैकेंसी की डिटेल्स जो आपको इस भर्ती के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। जैसे आपका स्टेशन ऑफिसर के लगभग आपको 176 पद देखने के लिए मिलेंगे, सब ऑफिसर के 294 पद देखने के लिए मिलेंगे, लीडिंग फायरमैन के 776 पद देखने के लिए मिलेंगे, वहीं पर फायर ऑपरेटर के लगभग 3,823 पद देखने के लिए मिलेंगे, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर के 4, डिविजनल ऑफिसर के 11 और एडीओ के
32 पद देखने के लिए मिलेंगे। कितने? 32 पद देखने के मिलेंगे। और इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए 3546, स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर के लिए 294, और प्रवर्तन निरीक्षण एवं प्रशासनिक कार्य के लिए 170, सर्च एंड रेस्क्यू कंपनी के लिए 44, कम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, लीगल, आईटी, ऑपरेशन बैंड आदि के लिए 420, और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस के लिए लगभग आपको 1153 पद देखने के लिए मिलेंगे इस भर्ती के अंदर। और ये टोटल मिलाकर के आपके कितने पद हो जाते हैं? 10,743 पद। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया पदों का डिटेल। उसके बाद हम बात करें तो ये जो खबर है आपकी, जो चीफ फायर ऑफिसर हैं AK मलिक, उनके मुताबिक विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी को देखते हुए करीब 5 महीने पहले ये MHA को विस्तृत प्रस्ताव भेजा गया था इनकी रिक्रूटमेंट को लेकर के। गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न पहलुओं पर समीक्षा और चर्चा के बाद लगभग 10,743 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। यानी कि अब ये MHA की तरफ से तो मंजूरी मिल चुकी है। अब उसके बाद वही चीजें हैं, बाकी का 71 फायर स्टेशनों में केवल 18 ऑफिसर तैनात हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो वो सारे चीजें आपको दिखेंगी। और दिल्ली के जो 71 फायर स्टेशनों के लिए कुल 90 स्टेशन ऑफिसर के पद मंजूर है, लेकिन अभी सिर्फ कितने हैं? 18 स्टेशन ऑफिसर ही तैनात हैं, जो फिलहाल की कंडीशन है इन डिपार्टमेंट के अंदर। इससे विभाग के लिए इमरजेंसी के दौरान असरदार और तुरंत आग बुझाने की व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती हो जाती है। स्थिति और भी चिंताजनक है क्योंकि मौजूदा 18 स्टेशन ऑफिसर्स में से लगभग 12 जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। एक तो 71 फायर स्टेशनों के लिए लगभग 90 स्टेशन ऑफिसर के पद हैं, लेकिन उनमें से भी कितने हैं? केवल और केवल 18 स्टेशन ऑफिसर ही तैनात है फिलहाल की कंडीशन में। और उनमें से भी जो 12 स्टेशन ऑफिसर है वो जल्दी रिटायर होने वाले हैं। ये कंडीशन आपके दिल्ली फायर सर्विस डिपार्टमेंट की है। ठीक है, उसके बाद 6 महीने के अंदर लगभग 69 लोगों की आग से मौत हो चुकी है दिल्ली के अंदर। ये डेटा दिया गया है आपके सामने। वर्ष जनवरी से लेकर के जून के बीच आग लगने की लगभग 12,214 घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिनमें से 69 लोगों की मौत हो चुकी है दिल्ली के अंदर, जबकि 494 लोग झुलस कर घायल हुए हैं। इनमें अकेले जून महीने में 25 लोगों की जान चली गई है। अच्छा, मैं एक तरीके का न्यूज बता रहा हूँ, बट हाँ, आपको इसलिए बताया गया है ताकि आपको ये चीजें पता हो। ठीक है, और साथ ही साथ क्यों वैकेंसीज आ रही हैं, आ भी सकती है या नहीं, ये तो लीगल तो रीजन है। ठीक है, वैलिड रीजन है, क्योंकि ना तो डिपार्टमेंट के अंदर कर्मचारी हैं और ना ही डिपार्टमेंट अच्छे से वर्क कर पा रहा है शॉर्टेज की वजह से कर्मचारी। तो बहुत हद तक आपको चांसेस है कि ये वैकेंसी बहुत जल्द देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, अब उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं, इसके पैटर्न को लेकर के। ये जो 2019 में भर्ती आई थी उसको लेकर के बात करेंगे। हालांकि 7 साल बीत चुके हैं इस भर्ती को आए बगैर, और इसमें जो चीजें मैं आप बताने वाला हूं वो पिछले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताने वाला हूं। लेकिन आपको जो 7 साल बीत चुके हैं तो कुछ बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं उस नोटिफिकेशन के अंदर। लेकिन फिलहाल के समय में हम ये पूरी इस भर्ती को ही जानेंगे, किस तरीके से आपकी प्रोसेस हुई थी, कितने पद आए थे, क्या आपको पढ़ना पड़ा था, मतलब क्या पढ़ना पड़ा था उन बच्चों को। सारी चीजों को लेकर के कंप्लीट तरीके से बात करेंगे, और साथ ही साथ आगे आने वाली नोटिफिकेशन को भी हम डिटेल में समझाएंगे। लेकिन फिलहाल में जो चीजें आपको करनी चाहिए, या अगर आप इस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो आपको जाननी चाहिए इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, ये डेट 24/9/2019 के अंदर ये वैकेंसी आई थी, और एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/19 के तहत ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी आपकी 706। कितनी थी? 706, जिसका पोस्ट कोड आपका 18/19 था, दिल्ली फायर सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर। नेम ऑफ द पोस्ट है फायर ऑपरेटर ओनली फॉर मेल। ठीक है, 706 पोस्ट थी केवल, और ये पूरा डेटा दिया गया है। अब इस भर्ती के लिए, फायर ऑपरेटर की भर्ती के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसमें ये डेटा दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैट्रिक पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और बोर्ड और इक्विवेलेंट। इसका कहने का मतलब है आप 10th पास होने चाहिए पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग। अब देखने के लिए मिलेगा, आप हो सकता है 10th करें या 12th भी कर सकते हैं, बट नोटिफिकेशन आने पर ये पता चलेगा। शुड पोजेस वैलिड लाइसेंस फॉर ड्राइविंग हैवी ड्यूटी व्हीकल, आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। शुड क्वालिफाई फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट एंड रिटन टेस्ट एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द चीफ फायर ऑफिसर। इसमें ना तीन, एक तरीके से बोल सकते हैं, 3 चीजें होती हैं। एक तो आपको पहले रिटन टेस्ट देना होता है, फिर उसके बाद आपका फिजिकल होता है, फिजिकल और उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट। तो ये 3 चीजों से होकर के आपको गुजरना
पड़ता है। ठीक है, नोट में लिखा हुआ है कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट शैल हैव टू अंडरगो अ प्री सर्विस ट्रेनिंग ऑफ 6 मंथ एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द चीफ फायर ऑफिसर एंड शैल हैव टू पास द प्रेस्क्राइब्ड टेस्ट। इसका कहने का मतलब है आपको ट्रेनिंग दी जाती है आपकी लगभग, मतलब आपका अपॉइंटमेंट होने से पहले आपको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके दौरान भी आपको कुछ अलाउंसेस वगैरह भी दिए जाएंगे। ये सारी चीजें आपको इसमें बोली गई हैं। ठीक है, कुछ डिजायरेबल, डिजायरेबल मतलब कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास होंगी चीजें तो बेहतर रहेगा। जैसे टेक्निकल क्वालिफिकेशन इन प्रोफेशन, अगर आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है प्रोफेशन के अंदर, इसी प्रोफेशन से जुड़ी हुई, तो अच्छा रहेगा, लाइक जैसे स्विमिंग और डाइविंग। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस नील, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी चलेगा। अगर कुछ एक्सपीरियंस है आपका प्लेइंग बैंड में तो ये अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो कुछ एसेंशियल है। जैसे मेल के लिए यहाँ पर दिया गया है मिनिमम हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और रिलैक्सेबल ऑफ 5 सेंटीमीटर फॉर हिली एरिया पीपल। इसका कहने का मतलब है आपकी मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखिए ये पिछले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, अब आगे आने वाले में हो सकता है कुछ चेंज देखने के लिए मिल जाए, बट फिलहाल के लिए आप 165 मान करके चल सकते हैं। और 5 सेंटीमीटर का जो हिली एरिया के जो लोग होते हैं, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों के जो लोग होते हैं, उनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। मिनिमम वेट आपका 50 केजी होना चाहिए और चेस्ट आपकी नॉर्मल 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद 86.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आई साइट आपकी 6/6 होनी चाहिए। ये आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड होनी चाहिए, मतलब फिजिकल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर इनमें से आप कुछ चीजें, अगर आपके शरीर के अंदर कुछ चीजें पाई जाती हैं, जैसे वेयरिंग ग्लासेस, अगर आप ग्लासेस पहनते हैं, स्क्विंट आईज हैं आपकी, या कलर ब्लाइंडनेस है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपके फ्लैट फीट है तब भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या फ्लैट फीट। और उसके बाद नॉक नी और डिफॉर्मिटी ऑफ एनी लिम्ब और एक्स्ट्रा लिम्ब, अगर अगर आपके लिम्ब में कुछ भी डिफॉर्मिटी देखने के लिए मिलती है तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, पे स्केल की बात करें तो पे स्केल आपका 5200 से लेकर के 20,200 के आसपास है। ग्रेड पे आपका 2000 रहेगा, ये ग्रुप सी के अंदर भर्ती आती है। एज लिमिट की बात करें तो 27 ईयर्स आपकी एज रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल रिगार्डिंग एज रिलैक्सेशन गिवन बिलो एट पैरा 6। इसका कहने का मतलब है आपकी जो एज लिमिट रहने वाली है वो 27 ईयर्स रहेगी। अब 7 ईयर्स बीत चुके हैं इस पर्टिकुलर भर्ती को आए हुए। हो सकता है आपको कुछ बच्चे जो हैं एज रिलैक्सेशन की डिमांड करने के लिए जाएं, लेकिन ये तभी मिल पाएगा जब आप इस चीज के लिए डिमांड करेंगे। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन तभी मिल पाएगा जब आप इसके लिए डिमांड करेंगे, और करनी भी चाहिए भाई। 7 ईयर्स बीत चुके हैं तो काफी बच्चे होंगे जो ओवर एज हो गए होंगे। ठीक है, तो आपकी एज 27 ईयर्स है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस नोटिफिकेशन। ठीक है, तो अब आगे क्या रखे हैं, हो सकता है 30 कर दें, बट अब आगे नोटिफिकेशन आने पे ही पता चलेगा। उसके बाद दिस पोस्ट इज आइडेंटिफाइड नॉट सुटेबल फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एज पर रिक्वेजिशन ऑफ यूजर डिपार्टमेंट। कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, यानी कि नॉट सुटेबल माना गया है। उसके बाद ये सारी चीजें हैं आपके क्वालिफिकेशंस को लेकर के। मैंने फिजिकल स्टैंडर्ड बता दिया, कौन डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, एज क्राइटेरिया क्या है, पे स्केल क्या रहेगा, इसके बारे में हमने बात कर ली है। एग्जामिनेशन एंड मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, उसकी फीस आपकी 100 रुपीज होने वाली है। ठीक है, ये सारी चीजें। हाँ, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, मोड ऑफ सिलेक्शन वही रहेगा आपका टीयर 1 रहेगा एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, और उसके बाद आपका टेस्ट होगा ड्राइविंग टेस्ट। इसको भी आगे बताऊंगा पूरा, लेकिन फिलहाल के लिए सिलेबस समझ लेते हैं। देखिए सिलेबस आपका पूरा डिटेल में दिया गया है। हालांकि इस फाइल को अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप इस पूरी फाइल को देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका पूरा डेटा। देखिए जो टीयर 1 रहेगा आपका, जो रिटन एग्जाम रहेगा, उसमें आपसे जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, और हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये पूरा सिलेबस दिया गया है आपका रिटन एग्जाम का। उसके बाद हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया,
द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस, मैंने वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है। रिजर्वेशन बेनिफिट आपको वही आपको कैटेगरी वाइज मिलेगा। एज रिलैक्सेशन के बारे में ये सारी डिटेल दी गई है। अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो 5 साल का, OBC के कैंडिडेट है 3 साल का, और बाकी का जो चीजें हैं वो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, और बाकी का जो मोटी मोटी चीजें हैं वो आपको साथ में बता ही रहा हूं। हाँ, यहाँ पर आपको कुछ चीजें देखने की जरूरत है। देखिए, पहले मैं आपको रिटेन टेस्ट से जुड़ी हुई चीजें बता देता हूं। जो आपका Tier 1 रहेगा, वो आपका जो एग्जाम रहेगा 2 घंटे का रहेगा, इसमें आपसे 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो 200 मार्क्स के ही रहेंगे। ठीक है, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, और टाइप टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, आपसे 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एक सिलेबस से जुड़ा हुआ, यानी कि हर एक सिलेबस का जो पार्ट है उससे जुड़ा। जैसे जनरल अवेयरनेस से 40, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी से 40, मैथ से 40, हिंदी से 40 और इंग्लिश से 40। ठीक है, तो ये सारे जो पोर्शन होने वाले हैं वो 40-40 मार्क्स से 40-40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग है क्या? नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 मार्क्स कट जाएंगे अगर आप गलत करते हैं तो। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग एरिया क्या है? मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहेंगे आपके, जनरल कैटेगरी के लिए 40%, OBC के लिए 35%, SC ST PH और PWD कैंडिडेट्स के 30%, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी आप 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, और बाकी का यही है। हाँ, थर्ड स्टेज क्या रहेगी? द बोर्ड रिजर्व इट्स राइट टू प्रेस्क्राइब मिनिमम कट ऑफ मार्क्स फॉर एनी पोस्ट एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स। हाँ, स्किल टेस्ट और एंड्योरेंस टेस्ट विल बी, मतलब जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। अच्छा, ये फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी कि आपका जो फिजिकल होता है उसके बारे में सारी जानकारी दी है। वो कितने मार्क्स का होता है? आपका 100 मार्क्स का होता है। इसमें आपको तीन चीजों से गुजरना पड़ता है। एक तो आपकी लॉन्ग जंप होती है, दूसरी हाई जंप होती है, और एक आपकी 800 मीटर की रनिंग होती है। ये पिछले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब आगे आने वाले समय में आपको क्या बदलाव देखने के लिए मिले उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे, लेकिन ये पिछले चीजों के अकॉर्डिंग है। आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड क्या है? आपका 2.80 लॉन्ग जंप के लिए, ये मीटर्स में है। ठीक है, और 0.80 ये भी मीटर्स में है। 200 सेकंड्स के अंदर आपको 800 मीटर की रनिंग करनी होगी, और ये कुछ परफॉर्मेंस दिया गया है, आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे अगर आप कम समय के अंदर ही आप इन सारी फिजिकल को पूरा कर लेंगे तो। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट्स will have to qualify in each of the 3 events as above and shall have to obtain minimum 33% marks. हाँ, आपको 33% मार्क्स हर एक इवेंट में लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ये सारी चीजें दे रखी हैं। और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, द फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन दी 3 क्राइटेरियन सेट। मतलब तीनों चीजों में तीनों चीजें कौन कौन सी? वो ये नहीं कि ये तीनों सेक्शन, आपका रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट, इन तीनों के बेस पर आपका जो कैंडिडेट रहेगा वो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जैसे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट और रिटन टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी पूरी इंफॉर्मेशन हो चुकी है। इसको डिटेल में आप समझ सकते हैं। ये पूरा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट से जुड़ा हुआ सारा चीजें हैं। मैं एक बार आपको ना दिखा सकता हूँ, ये सारी चीजें देख लीजिए। आप इसे ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको बाद में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लॉन्ग जंप में आपको 2.80 की मिनिमम दौड़ वो लॉन्ग जंप माननी होगी, और 2.80 मीटर कूदने पर 1 पॉइंट मिलता है। उसके बाद आप अगर इससे ज्यादा कूदते हैं तो कुछ पॉइंट्स मिलते रहते हैं। ठीक है, हाई जंप आपको 0.80 की मीटर की माननी होगी, जो लगभग 2.62 फीट के आसपास बैठती है। मार्किंग स्केल यहाँ पर दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट देख करके आप पढ़ सकते हैं। 800 मीटर की रनिंग करनी होगी, और जो लगभग 200 सेकंड्स के अंदर इसको पूरा करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, आई होप। और फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी तीनों चीजों के बेस पर ही बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, बस ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। आपकी जो भर्ती के बारे में मैं बात करूं इसके, तो ये भर्ती आपको जल्द देखने के लिए मिल जाएगी। अगर कुछ भी अपडेट आती है इससे जुड़ी, तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इस भर्ती से जुड़ा हुआ, मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।